मैरिज और रिलेशनशिप की 9 डेज वर्कशॉप में आप सबका स्वागत है। तो सेशन शुरू होने से पहले अभी आप एक साथ 9 दिन रहेंगे। तो मैं चाहूँगा कि सब अपने बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएं कि आप लोग ये कोर्स क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की है या नहीं, और इस वाले वर्कशॉप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ओके, तो थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में सब लोग बताइएगा। तो आई विल स्टार्ट इन ऑर्डर। सबसे पहले आई एम सीइंग सीमा शर्मा जी। तो सीमा जी अपने बारे में बताएंगी थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मैं पीतमपुरा से हूँ। हाँ जी। और मैंने थोड़ा एस्ट्रोलॉजी वैसे मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ। हाँ और जी। मैंने काल किताब और प्रिडिक्टिव का कोर्स भी किया हुआ है। तो हाँ मुझे जी। वैदिक का मैं कहूँगी मुझे शायद बस बेसिक पता है। बाकी शांतिश्री लाल जी, किताब। शांतिश्री जी आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। आप प्लीज ऑफ कर लीजिएगा, जब आपका नंबर आएगा जब आप बोलिएगा। हाँ सीमा जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर, बाकी लाल किताब का मैंने लाल किताब के बारे में पढ़ा है और एक हाँ। मैंने कोर्स किया है लाल किताब का। अच्छा तो अच्छा। बाकी मैरिज रिलेशनशिप का जो टॉपिक है वो मुझे काफी सही लगा कि मुझे उसमें थोड़ी डीप स्टडी करनी चाहिए, हाँ जिससे जी। कि हाँ, जिससे कि सबसे ज्यादा जो इश्यूज होते हैं, मैंने अभी तक जितना भी देखा है लोगों से बात की, सबसे हाँ ज्यादा इश्यूज आज तक मिले हैं। तो इसलिए मुझे था कि ये कोर्स के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि नहीं, ये डेफिनेटली करना ही चाहिए। हाँ ये जी। एक अच्छा वो है थोड़ा डीप स्टडी करने के लिए, और जितना भी जो हम नहीं जान पाए हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक ऐसी चीज है कि जो पढ़ते रहो और कभी खत्म नहीं होती। जितनी हाँ नॉलेज चाहिए चलिए कभी बहुत। कभी हाँ। पूरी नहीं होती। हाँ सीमा जी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। और थैंक आपकी यू सर। बात से मैं 100% सहमत हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर सब लोग स्टूडेंट्स हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग फील्ड। ओके, आप जी रिसर्च करते रहिए, नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी इसके अंदर। और जी सर। रिलेशनशिप वाकई एक बहुत हॉट टॉपिक है, आजकल शुरू से रहा है। आज के लोग कहते हैं आजकल, ये हमेशा से रहा है बहुत हॉट टॉपिक। जी जो सर। क्वेरिस्ट आते हैं, मैं भी अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। या तो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज आते हैं मोस्टली। जी पीपल यूज आपके पास आएंगे, कहेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, दो दो फैक्ट्री थी बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। किसी का हाँ जॉब जा रहा है, किसी का। तो जो भी प्रॉब्लम में है दे विल देखो, प्रॉब्लम में अगर हेल्थ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लोग जाएंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए तो कोई ना कोई तो चाहिए उनको, काउंसलिंग के लिए और जी सर। हेल्प करने के लिए। हेल्थ के लिए भी डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर्स के भी पास आते हैं, डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर अपना रोल प्ले करता है, एस्ट्रोलॉजर्स अपना रोल प्ले करते हैं। ओके। जी सर। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। बहुत बिग पोर्शन ऑफ क्वेश्चन जो कि क्वेरिस्ट रेज करते हैं, दे आर रिलेटेड टू रिलेशनशिप मैरिज। ओके। जी सर। जी तो यू सर। आर वेलकम इन दिस वर्कशॉप। थैंक यू now सर। now I request Shanti Shri ji to tell me about herself. Shanti ji, if you can put your this video on, then it will be great. Yeah, welcome. Namaste, sir. Good afternoon, everyone. Yeah, I'm from Hyderabad. I'm 1 year student Okay. for Vedic astrology. I just want to know more about marriage and relationship, Okay. since I'm getting alliances for my daughter and son. So I want to check myself, want to learn more. And I've been watching more of your videos, and my friend from Delhi interviews you, sir, Okay. for KP and all. So I know you very well. Your voice is not very clear. Your this connection is breaking, I think. But I have understood. Do you have some background in astrology? Okay, Shanti ji, I think your connection has dropped. Okay. चलिए शांति जी, आई विल कैच यू लेटर जब आप ज्वाइन करोगे। knowledge in Vedic astrology. ओके। नाउ आई रिक्वेस्ट ज्योति जी। ज्योति जी अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर, मैंने थोड़ी बहुत वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, और सर मुझे मैरिज के लिए अच्छे से सीखना था आप आपसे। अपना वीडियो ऑन कर सकते हो फॉर द इंट्रोडक्शन सेशन, सो दैट वी नो हु इज कॉलिंग। सर एक्चुअली आई हैव इन चंप इन माय हेयर, तो बस ओके, मैंने। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इफ यू हैव रिजर्वेशन देन इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके। थैंक यू। तो सर इसीलिए मुझे आपसे जानना था, इसके लिए और डीप स्टडी करनी थी मैरिज के लिए, हाँ सो जी। आई कनेक्ट विद यू।
चलिए ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और ये मैरिज वर्कशॉप है 9 दिन की, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड 9 दिन हम सिर्फ मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में ही बात करेंगे। तो ये A to Z है ना, जितना मैं अपनी रिसर्च से केस स्टडीज और योगाज और सब कुछ मैं कलेक्ट कर सकता हूँ, उन सबको कलेक्ट करके मैंने ये कोर्स आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। तो जी मुझे सर। पूरी उम्मीद है कि आप लोग इससे बहुत जी लाभान्वित सर, होंगे। बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ मैं इस वर्कशॉप का, यस यस, बहुत टाइम से। क्योंकि ये मैंने लिया है मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मैरिज कोर्स, भैया मेरी शादी होगी या नहीं होगी, और शादी होगी तो मेरी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कहीं मेरा डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगा। ओके, जी तो सर। ये 2-3 क्वेश्चन लोग पहले पूछते थे, पर आजकल आप देखोगे रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ओके, और इंडिया में स्टिल इट इज ए टैबू। ओके, और रिलेशनशिप के कारण बहुत सारे आजकल जो है ना मैरिज आप देखते हो ब्रेक होती हैं, पर दीज थिंग्स आर नॉट डिस्कस्ड। ओके, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जी नंदिता जी। नंदिता जी, कैन यू हियर मी? हाँ सर। यस नंदिता जी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। मैं तो आपको जानता हूँ, पर बाकी लोग भी जाने। मैं वैदिक कुछ कुछ जानती हूँ और नाड़ी की हुई हूँ, बाकी आपसे केपी सीख रही हूँ। हाँ हाँ, फिर इसमें इंटरेस्ट है इसीलिए ज्वाइन की हूँ। बहुत बहुत अच्छा किया नंदिता जी, और अब तो बहुत अच्छा कर रही हैं। और थैंक यू सर। चैरिटी में भी लोगों को कंसल्टेशन देती हैं, वो दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कीप इट अप। थैंक यू सर। मीनू अग्रवाल। गुड आफ्टरनून सर। क्या मीनू जी? या सर मेरा नाम मीनू अग्रवाल है और हाँ मैं एक वाइफ हूँ। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी तो आप इसी से शुरू कर रहे हो ना एस्ट्रोलॉजी में, आपको प्रायर यस सर। एक्सपीरियंस नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है, मैं आपको ठीक है, आज से मैं शुरू करता हूँ। आज जो मैं शुरू करूंगा उसमें बहुत ज़्यादा अभी आपको बेसिक की जरूरत नहीं है, पर कल अगर आप चाहो तो सेशन शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले मेरे से, इफ़ यू वांट, तो एक सेशन कर लीजिएगा। ऐसे लोग जिन लोगों की एस्ट्रोलॉजी की कोई बैकग्राउंड नहीं है। ओके, तो कल जो यस 12:30 बजे मेरा सेशन होगा उससे पहले 11:30 पे यू कैन ज्वाइन। ओके, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता दूंगा जो कि चाहिए हमको। ओके, तो along with Meenu, anybody else who want to join a basic astrology tips? सर, मुझे भी ज्वाइन करना है। तो आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कल जो मैं भेजूंगा ना आपको इनवाइट, वो 11:30 का भेजूंगा। ओके सर। जिन लोगों को ओके वैदिक का सर। थोड़ा आइडिया है, दे विल ज्वाइन एट 12:30, एंड दोज हु आर फ्रेश, ओके, दे ओके कैन सर। ज्वाइन सर एट आप ग्रुप में 11:30। पार्डन मी? सुनील सर आप ग्रुप में ही डालोगे ना वो, जो ग्रुप में ही बेसिक का डालूंगा, डालोगे? ग्रुप में डालूंगा। एवरीबडी इज फ्री टू ज्वाइन। ओके, एवरीबडी इज फ्री टू ज्वाइन एट 11:30। थोड़ा सा मैं ओके सर, थोड़ा थैंक सा यू। मैं ब्रीफ दे दूंगा एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि देखो अभी हमारी 9 दिन की वर्कशॉप शादी के बारे में है, तो उसी पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें यू आर सपोज टू नो, ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, तो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है वो भी ज्वाइन कर लें, आई हैव नो इशू। ओके, रजनी वैद्यराज जी, आप तो बहुत टाइम से हमारे टच में हो, पर आप ही के इनिशिएट, देखिए ये वाली वर्कशॉप में 2 महीने में चौथी बार कर रहा हूँ। ओके, और क्यों कर रहा हूँ कि जैसे ये वर्कशॉप खत्म होती है मेरे पास कहीं और से रिक्वेस्ट आ जाती है कि सर ज्वाइन करिए, फिर मैं मना नहीं कर पाता हूँ, और मैं नई वर्कशॉप शुरू कर देता हूँ तो फिर लोग उसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, पहले मुझे लगा था कि आपको मैं अकेला पढ़ाऊँ, देन आई थॉट कि मैं आपको अकेला पढ़ाऊंगा, उससे ठीक है तो साथ में और भी लोग भी लाभान्वित हो जाएंगे। ओके, या टेल मी रजनी जी अबाउट योरसेल्फ। Thank you, sir. Very nice joining the class today. My name is Rajni and I'm from Toronto, Canada. Yeah. And I'm so excited to learn from you today. And I have a little bit of Vedic astrology background. I've learned that, but right now I'm studying KP astrology.
And I'm looking forward to learning from you more in detail about marriage and relationship, because we get a lot of questions about शादी के बारे में बहुत क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे देखे, कब होना है शादी और क्या प्रॉब्लम है शादी में. तो I saw all of your videos on YouTube, and that's how I came to know about you, and I want to learn more about this topic. ठीक है रजनी जी, यहाँ पे 3 बज गया मॉर्निंग सुबह हमारे. तो I can understand your commitment and passion towards the astrology. आप रात में 3 बजे उठे हुए, I just can't imagine. मुझे कोई बोले रात को 3 बजे उठना है तो इट इज मेरे लिए सजा. नहीं सर, मेरा तो पैशन है, तो कभी भी उठाओ सिखाओ तो आई एम रेडी. आपका बहुत बहुत स्वागत है. एंड थैंक यू सर. यू विल गो फार इन एस्ट्रोलॉजी. देखो, अगर आपको इसको ऐसे प्रोफेशन लेना है, अगर आप यू आर डूइंग इट एज एमेच्योर, देन इट विल एनहांस योर नॉलेज. ओके, इट इज अप टू यू हाउ यू टेक इट, राइट? So I welcome you, Rajni ji, in this workshop. Thank you, sir. Thank you, sir. I then request Geeta Yadav ji. Geeta ji, can you hear me? Yes, sir. नमस्कार सर. हाँ, नमस्ते गीता जी. हाँ, मैंने तो आपसे लास्ट ईयर लॉकडाउन में वास्तु कोर्स किया था. हाँ हाँ. I wanted to have perfect knowledge of relationship and marriage and details of that. That's why I'm joining. I've got a basic idea of astrology. आप तो बहुत जानते हो. I know. आपको तो बहुत. My daughter has also done course from you. हाँ, आपकी डॉटर ने भी किया है, वो भी अमेरिका में. yes. Okay. वो भी बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वास्तु बहुत ब्राइट स्टूडेंट है वो. हाँ, she's academically also good. हाँ. ठीक है. हमें भी पता लग जाता है ना बात करके स्टूडेंट से. तो she is extremely talented. Okay. अग्रवाल जी, आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा. सर नमस्कार. नमस्कार जी अग्रवाल साहब. सर वैसे मैं दिल्ली से हूँ. हाँ जी. और बाय प्रोफेशन तो मैं रियल एस्टेट भी करता हूँ और साथ में प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंसी देता हूँ. अच्छा. हाँ. तो पिछले कुछ कोई 2-3 साल से काफी इसमें इंटरेस्ट मेरा रहा. एस्ट्रोलॉजी और केपी मैंने किया हुआ है. हाँ. तो मैरिज के बारे में काफी हद तक उसे सब लॉट से हम देख लेते हैं. हाँ. कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आपके कंटेंट्स में मेरे को दिखे, जैसे आपने बताया था कि भाई जिससे हम चाह रहे हैं उससे होगी या नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो क्वेश्चंस आते हैं, उसकी क्लैरिटी थोड़ा सा मिलना उसमें मुश्किल होता है. ये सर. और इसमें वैदिक के पर्सपेक्टिव से भी मैं थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहता था कि दोनों को कंबाइन करके क्या बेटर किसी को एक सॉल्यूशन दिया जा सकता है. तो काफी एक्साइटमेंट था मैं तो इसके कंटेंट्स को लेके, और प्लस आपसे एक शुरुआत करना चाह रहा था कि इस कोर्स को करके वीडियोस वगैरह जिस तरह से आप कराते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक प्रोसीजर है आपको, बहुत सिस्टमैटिक. ठीक है जी. हाँ, ओके. आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है. देखिए, बरगद का पेड़ या मदर ऑफ ऑकल्ट साइंस तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही है. ओके. सब कुछ वहीं से निकलता है, पर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत वास्ट है. इट इज अ डीप ओशियन. उसमें तैरते रहो. तो तैरने वाले के ऊपर है वो कितने मोती ऊपर निकाल के लाता है, क्योंकि 2000 साल पुरानी लिखी हुई बुक्स हैं. दे आर नॉट मतलब प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, मैथोडोलॉजिकल नहीं है. जिस ऋषि मुनि को जो श्लोक मिला अपना लिखते रहे. फिर बहुत सारे हमारे लिंक बीच में खो गए हैं. और केपी एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक तरीके से प्रोसेस ओरिएंटेड है, मैथोडोलॉजिकल है. प्रेडिक्शन को बहुत फास्ट बना देता है. और चीज ये है कि अगर आपको वैदिक और केपी, मतलब वैदिक का तो आपको डीप नॉलेज है जो कि बेस है, और मैथोडोलॉजी आपने केपी से पकड़ ली, तो फिर आप बहुत जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर बनते हो. अच्छे और बुरे एस्ट्रोलॉजर का जो फर्क है वो यही होता है. तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो. रिलेशनशिप को अगर समझना है तो वैदिक की गहराई में जाना पड़ेगा. केपी आपको बता देगा, बिल्कुल टाइम वाइम सब कुछ बता देगा. केपी से इंडिकेशंस वगैरह तो मिल जाते हैं. इंडिकेशन है, सब कुछ मिल जाएगा. शादी होगी नहीं होगी, पर आपको जहाँ भी डीप जाना है तो वैदिक में डुबकी लगानी ही पड़ेगी. बिना वहां जाए गुजारा नहीं है. ओके. तो दोनों के अपने अपने एडवांटेज है, पर ये दोनों मिलके एक बहुत जबरदस्त साइंस बन जाती है. व्हेन पीपल हैव अ नॉलेज ऑफ वैदिक एंड केपी ना,
that becomes the ultimate weapon, you can say, in astrology world. Okay. अच्छा, रीना जी आप बताएंगे अपने बारे में? ये सामने मेरे रीना के नाम से लिखा हुआ आ रहा है. आर यू हियरिंग मी? ओके, आई डोंट नो शी इज हियरिंग मी और नॉट. चारू के नाम से लिखा हुआ आ रहा है. असल में गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मैं चारू हूँ और मैं नोएडा से हूँ. हाँ, अच्छा, हाँ. आज सुबह ही मैंने आपको सॉरी इतना सुबह फोन करके डिस्टर्ब करके. कोई बात नहीं. मैं इस क्लास का पार्ट बन पाई हूँ. आज मैंने आपको शायद 7 बजे फोन करा था. हाँ. वो है. वो बाकी मेरे पास इट इज नॉट अनयूजुअल फॉर मी. मेरे पास 5:30-6 बजे से शुरू हो जाते हैं फोन. सर वो है, बट आई रियली अपोलोजाइज कि मैंने आपको इतना सुबह फोन करा. नो, नॉट एट ऑल. ओके. बाकी सर एस्ट्रोलॉजी में मैं कल 11:30 आपकी क्लास भी अटेंड कर लूंगी. वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैंने स्टार्ट करा है. ठीक है. और थोड़ा सा योगास का मेरे को आइडिया है, प्लैनेट्स का थोड़ा आइडिया है. ऐसे थोड़ा ही है, लेकिन अपने आप से ही करा है मैंने. ठीक है. तो आप कल 11:30 ज्वाइन कर लीजिएगा. ओके. यस सर. और कोई एनीबॉडी लेफ्ट? सर मैं. हाँ, बताइए. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर. हाँ वंशिका. यस. My name is Vanshika Sharma. I am from Sirsa, Haryana, and I am 17 years old. तो सर उससे मैं केपी एस्ट्रोलॉजी ऑलरेडी सीख ही रही हूँ. तो बहुत अच्छा लगा वो सीख के, और सर बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं. तो उसमें भी मैरिज के बारे में थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया लग जाता है, बट वही है कि इससे पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि किसी को क्या रेमेडीज देनी है, और रिलेशनशिप के बारे में काफी अच्छी नॉलेज हो जाएगी. और सर से जुड़ना था तो इसलिए कोर्स मैंने ज्वाइन किया. थैंक यू सर. ठीक है वंशिका जी, आप तो पहले भी 17 साल की उम्र में बिल्कुल आपने कमाल और धमाल दोनों मचाए हुए हैं. ठीक है. थैंक यू सो मच. और अभी से आप ये बोल रही हो कि मैं ये कर चुकी हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप कितने, मतलब आप जो है ज्योतिष के लिए पैदा हुए, मैं ये कह सकता हूँ, या स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लिए. ओके. थैंक यू सो मच. तो यू विल गो फार इन एस्ट्रोलॉजी, है ना. आई कैन फोरसी. यस सर. तो कांग्रेचुलेशंस एंड गुड विशेस. ओके. थैंक यू सर. अनुपमा अपने बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ जी सर, नमस्कार जी. नमस्ते. सर मैं लुधियाना से अनुपमा गुरु बात कर रही हूँ. मैंने एक्चुअली सर पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव टैरो कार्ड न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ था सर. बट लास्ट ईयर से आपके पास आए हैं और आपसे वास्तु भी सीखा, मतलब एडवांस वास्तु भी सीखा, महावास्तु और बेसिक भी सीखा. बेसिक वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, केपी एडवांस एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु. अभी आपसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे हैं सर. आपका जो सिखाने का ढंग है और जो आपका मतलब पढ़ाने का ढंग है वो इतना अच्छा है ना कि सेटिस्फेक्शन ही होती है, कि ये लगता है कि लाइफ टाइम पढ़ ही जाए बस आपसे. मतलब इतना अच्छा है ना कि किसी ना किसी तरीके से आपसे जुड़े रहे. आपने जो नोट्स भी दिए वो इतने काम आ रहे हैं. मतलब ये समझ सर ऐसा है कोई पुराने जन्म का कोई हमारा कोई अच्छा कर्म किया हुआ था जो आप जैसा गुरु हमें मिला है. तो सर मैं तो बहुत ज्यादा मतलब थैंकफुल हूँ, मतलब परमात्मा की भी और आपकी भी इतना शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप गुरु के रूप में हमें मिले हो. तो थैंक यू सो मच. हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए सर. मुझे अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पे बनाए रखना है. थैंक यू अनुपमा जी. और मेरे गुड विशेस मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको हैं. और थैंक्स फॉर द नाइस वर्ड्स. आपने इतने अच्छे शब्द बोले हैं. देखिए ये खुशकिस्मती मेरी है कि मुझे इतने अच्छे और आदर्श शिष्य मिलते हैं कि इतना ज़्यादा मेरा सम्मान करते हैं. ओके. क्योंकि देखो कलयुग है. कलयुग के ज़माने में तो अगर संतान, है ना, और शिष्य अपने गुरु का सम्मान करे. आप सुनिए, देखो एक सेकंड. माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं. गुरु अपने शिष्य के लिए करते हैं. पर बड़ा ये है कि संतान माता पिता का सम्मान करे और शिष्य गुरु का सम्मान करे. तो आपसे ज्यादा मैं अपने को भाग्यवान मानता हूँ कि मुझे ऐसे शिष्य मिलते हैं कि जो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और वो अपने कैरियर में इतने पीक पर है. ऐसे ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं, कमिश्नर, सिविल टैक्स कमिश्नर्स, ओके, डिप्लोमेट्स,
साइंटिस्ट, मिस वर्ल्ड, ठीक है ना, किसी भी फील्ड में है, बहुत हाई पोस्ट में है, एंड दे गिव मी हाईएस्ट रिगार्ड। तो आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड कि मुझे इस तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो अनुपमा, आई वेलकम यू इन दिस वर्कशॉप, और आपको, आपके साथ मेरी सर आप ये शुभकामनाएं। देखो, आपके आशीर्वाद से मैंने केपी लगा के और अपनी क्या कहते हैं वैदिक लगा के मैंने प्रेडिक्शन करी थी दुबई में किसी को प्रोफेशन के लिए। तो वो सर इतनी एक्यूरेट आई है, कल उनका फोन आया मुझे, उन्होंने अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। तो उस चीज में मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उस टाइम भी मैंने आपको मतलब आपका ही आशीर्वाद लिया कि नहीं सर ने सिखाया था ऐसे ऐसे, मतलब सर हमेशा आपको याद करते हैं हम लोग। अच्छी बात है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने जो आपसे सीखा अप्लाई किया और उसके अच्छे रिजल्ट आए, और तो थैंक यू वेरी मच। देखिए सीखा तो आपने, अप्लाई आपने करा, तो क्रेडिट गोज टू यू। ओके, तो लेट्स सर स्टार्ट। आपने भी हाँ, कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने नहीं तो गुरु हाइड एंड सीख रख लेते हैं नॉलेज को, हाँ, आपने अपनी सारी नहीं मैं नॉलेज सीख दी। नहीं करता, मेरा तो ऐसा मानना है। देखिए आप ये मत समझियो कि आई एम बोस्टिंग। मैं तो ये है कि जितना मुझे आता है सारा सिखा देता हूँ। ओके, बाकी सबके ऊपर है। जिसके पास बाल्टी है वो बाल्टी भर का पानी लेगा, जिसके पास चम्मच है उसके चम्मच में पानी आएगा। ठीक है, जितना बड़ा कंटेनर है उतनी नॉलेज सब सब लोग लेते हैं। ओके, तो कोई चीज छुपाने से कोई लाभ नहीं है। और ये तो ऐसी विद्या है, जितना प्रचार हो, जितना प्रसार हो, जिसके माध्यम से आप लोग जितने लोगों का भला कर सकें, तो मैं इसमें कमी क्यों करूं, बताइए। अगर ये हाँ सोचते जी, तो हाँ क्या जी। पाराशर जी किताब लिख पाते, कि मैं जो किताब लिख रहा हूँ, अगर पाराशर जी अपनी नॉलेज छुपा जाते 2000 साल पहले, है, तो फिर बताइए क्या हम पढ़ रहे होते। तो देखिए आपको सबको पता है, आज देखो इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इसमें इस तरह के टॉपिक आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, ये भी हम लोगों को एक बेटर एस्ट्रोलॉजर बनने में हेल्प करता है। देखिए आप लोगों ने संस्कृत के श्लोक एकदम पढ़ा होगा ना। देखो संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, धन का बंटवारा हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पर ज्ञान का तो ना बंटवारा हो सकता है, ना झगड़ा हो सकता है, ना ये भाइयों में बंट सकता है ज्ञान, और ना इसको दुश्मन चुरा सकते हैं। ठीक है, अब और दूसरा ब्यूटी क्या है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। बाकी तो धन खर्च करोगे, खर्च खर्च करके कहोगे यार मेरा तो बैंक में पैसा खत्म हो गया, और यहाँ जितना ज्ञान बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो आप लोगों को जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप क्या सोच रहे हो, मेरा ज्ञान नहीं बढ़ रहा है? कई बार बैच में 50-50 स्टूडेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फायर होते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ पढ़ा हुआ है, बहुतों का आंसर दे देता हूँ, पर आई कीप ऑन लर्निंग। तो मैं जितना पढ़ाता हूँ तो मेरा भी उतना ही लाभ होता है। ओके, तो इट इज अ टू साइड प्रोसेस। अभी ठीक है, तो सबका स्वागत है। विनय जी के लिए और बोलूंगा कि अपने बारे में 2 शब्द बोले, फिर हम लोग शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर से मेरा कनेक्शन, मैं तो यहाँ पे बिजनेस कर रहा हूँ। ऑन टॉप ऑफ दैट ब्यूटी के बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट में करता हूँ, प्रोफेशनल सिंगिंग भी मैं करता हूँ, और एस्ट्रोलॉजी एक मेरा अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। बरसों से मेरी इच्छा थी कि मैं अच्छा सीखूं, मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ वास्तु की, और वो पर जब से आप मुझे मिले हो, बस मजा आ गया सर। इतना ही अच्छा लगा मुझे, मैं आपके सारे कोर्स सारे मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं आपसे सीख रहा हूँ। और कहते हैं कि एक गुरु और शिष्य का होता है एक ऐसा ही रिश्ता हो गया कि जब तक मैं आपको देख ना लूं मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो एक इतना एक कहते हैं ना कि गुरु शिष्य वाली एक मोहब्बत हो गई है आपसे, एक ऐसा है, और इतना अच्छा लगता है जिस तरह से आप सिखाते हो, तो मजा आ गई। चलिए विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी नॉलेजेबल, एंड आपकी डांट भी बड़ी अच्छी लगती है। हाँ, कई बार डांटना भी पड़ता है विनय जी, बहुत अच्छी लगती है सर। है ना। कई बार छात्र को डांटना भी पड़ता है, कई बार देखो कभी कभी किसी की भलाई के लिए डांटना भी पड़ता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। सब लोगों ने एक दूसरे को जान लिया है, तो अब 9 दिन हम लोगों को अटेंड करने पे वी विल फील एट ईज। ओके, तो लेट मी स्टार्ट।
देखिए मेरी वर्कशॉप जिसमें मैं लिखता हूँ ना 9 डेज वर्कशॉप, ये एक टाइम फ्रेम में सेट करता हूँ कि भाई 9 दिन में करना है। ओके, बट मेरे कोर्सेज कई बार 1 2 3 दिन लंबे लंबे हो जाते हैं, तो 9 से हो सकता है 10 सेशन हो जाएं। ओके, क्योंकि पहला जो सेशन है वो तो इंट्रोडक्शन में चला चला जाता है थोड़ा, तो वैसे 8 सेशन है, पहले ही मैंने 9 सेशन किए हुए हैं, बट स्टिल देखिए ये बात मैं हर वर्कशॉप में, हर कोर्स में शुरू होने से पहले बताता हूँ कि ऑकल्ट साइंस में गणेश जी की आशीर्वाद आवश्यक है। ऑकल्ट साइंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ओके, नेचुरल सिग्निफिकेटर्स होते हैं, हर प्लानट के डीटीज होते हैं। ओके, तो ऑकल्ट साइंस का जो प्लानट है, आप लोगों से पूछोगे बहुत से लोग बोल देंगे बृहस्पति है, कुछ लोग बोल देंगे बुध है, कुछ लोग शनि भी बोल सकते हैं, क्योंकि शनि जो है ज्ञान की पराकाष्ठा होता है। कम लोग इस बारे में जानते हैं, पर जो बहुत ज्ञानी हो जाता है वो शनि तुल्य होता है। ओके, फिर वो एलूफ होता है, किसी से बात नहीं करता, क्योंकि उसका मेंटल लेवल और दुनिया के बारे में जानकारी इतनी हाई हो जाती है। फिर उसको डिस्कस करने पे नॉट बिकॉज ऑफ ही ही बिकम प्राउडी, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, उसको फिर उसको ये लगता है कि बस जो वो बात कर रहा है उसको एहसास होने लगता है कि मैं दूसरों से बात कर रहा हूँ, तो दूसरे लोग या तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने को विड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति की जो नॉलेज है वो तो ऐसी है कि नॉलेज बहुत होती है बृहस्पति की, पर वो सब जगह उसको ज्ञान बांटने में मजा आता है। उसको ये लगता है कि मैं जहाँ जाऊँ सब लोग मेरी वाई वाई करें, तो ना आशीर्वाद लें, सम्मान करें और नॉलेज। और शनि अपने को जब उसी में नॉलेज की पराकाष्ठा हो जाती है तो वो शनि तुल्य हो जाती है। पर ऑकल्ट साइंस का जो ग्रह है वो केतु है, केतु के इष्ट देव गणेश जी हैं। समस्त ऑकल्ट साइंस का जो प्लानेट है वो केतु है। ओके, और उधर अथर्ववेद जो हमारा लिखा गया है, जिससे सारी रेमेडीज, सारे सॉल्यूशंस, सारे यंत्रास के बनाने की विधि निकली हुई है, सब अथर्ववेद से आई है। उसका भी जो ईष्ट देव है वो गणेश जी हैं। इस लाइन में जाना है तो हमको गणेश जी की वंदना करते रहना चाहिए, जिससे कि कोई विघ्न भी ना आए, कोई बाधा भी ना आए, और शुभ तरीके से, और हमको गणेश जी की ब्लेसिंग भी मिलती रहे। तो गणेश जी की ब्लेसिंग ब्लेसिंग के साथ हम शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो 9 दिन की वर्कशॉप है। टॉपिक क्या है? मैरिज, रिलेशनशिप एंड सेक्स एस्ट्रोलॉजी। ओके, बाई सुनील दीक्षित, ज्योतिष विशारद। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं, मैं वैदिक और केपी में पढ़ाता भी हूँ, इसमें ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। वास्तु में पढ़ाता हूँ मैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, पर अभी मैं खुद नहीं पढ़ाता हूँ इसको। और डाउजिंग वगैरह इस चीज़ें सब ये मैं मतलब जानता हूँ। ये मेरा इंस्टीट्यूट है, वारामिरी स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस। ओके, यहाँ का मैं डायरेक्टर हूँ। ये मेरे नंबर्स दिए हुए हैं, ये आप लोग सब जानते होंगे। जैसे मैं जो कोर्स कराता हूँ, वास्तु शास्त्र, एस्ट्रो वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, इंडस्ट्रियल वास्तु, 45 देवता, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स अभी शुरू किया हुआ है। कुछ मेरे साथ कुछ फैकल्टी जुड़ जाती हैं जो कि न्यूमरल, जो जिनको मैं कहता हूँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी में मेरे साथ पढ़ाते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग में भी मेरे साथ, क्रिस्टल हीलिंग में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेडिटेशन, योगा भी मैं अक्सर हर कोर्स में एक क्लास फ्री रखता हूँ मेडिटेशन की, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा। ओके, क्योंकि मेडिटेशन बहुत एसेंशियल पार्ट है ऑकल्ट साइंस के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि ऑकल्ट साइंस कोई फिजिक्स केमिस्ट्री वाली साइंस नहीं है कि फॉर्मूला लगाओ और उत्तर आ गया।
ये डिविनिटी से कनेक्टेड, ये डिवाइन साइंस है। ओके, तो जो जितना ज़्यादा इंट्यूटिव है, जो जितना ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, अपने ईष्ट देव के साथ कनेक्टेड है, जिसका चैनल या आज की भाषा में समझो जिसकी हॉटलाइन है विनय जी ऊपर वाले के साथ, ओके, वो जितना ज़्यादा कनेक्टेड है उतनी ज़्यादा प्रेडिक्शन सही आती हैं। बहुत ज़रूरी है ये तो इंट्यूशन। और कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, वो पैदा ही हाई इंट्यूशन के साथ होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बट फॉर्चुनेटली हम अपने अंदर इंट्यूटिव पावर कॉन्शियसली भी डेवलप कर सकते हैं। रोज ध्यान करें, रोज मेडिटेशन करें, इवन पूजा पाठ भी सच्चे मन से करें ना, ध्यान से तो हर चीज जो है उस तरफ लेके चलती रहती है। ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग है ना, गीता में कितने सारे मार्ग बताए हुए हैं। सारे के सारे मार्ग जाके फिर नदियां जो है एक ही समुद्र में मिल जाती हैं। ओके, तो मेडिटेशन करो, योगा करो, ध्यान लगाओ, हर चीज से आपका जो है ध्यान बढ़ेगा, मेडिटेशन बढ़ेगा, इंट्यूशन बढ़ेगा। कंसल्टेंसी मैं कराता हूँ वास्तु एस्ट्रोलॉजी की, और एक प्रोडक्ट मैंने बनाया वास्तु टेक के नाम से। ओके, ये पूरा वास्तु टेक की एनालिसिस के लिए पहले लोगों को ऑटोकैड इंजीनियर्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। नाउ विद द हेल्प ऑफ वास्तु टेक वन कैन डू एंटायर एंड टू एंड वास्तु एनालिसिस यूजिंग द सॉफ्टवेयर। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा क्योंकि ये वर्कशॉप इस विषय पर नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं पढ़ाता रहता हूँ, कुछ की फ़ोटो मैंने दिखा रहा हूँ आपको। गीता जी आपकी भी फ़ोटो है शायद इसमें कहीं ठीक है। अच्छा, ये मेरे कोर्सेज हैं जो शुरू होंगे अगले महीने। इसको मैं अभी तो हम लोग 9 दिन है, मैं आगे बता दूंगा इनकी डिटेल्स, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो 9 दिन की वर्कशॉप के अंदर हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक तो मैरिज मैचिंग करेंगे, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। अब किसी ने लव मैरिज कर ली, ठीक है, बिना बताए शादी कर ली, तो पहले स्टेप की जरूरत ही नहीं है, ये सन्नो। पर अगर हम ट्रेडिशनल वे से बात करें, जब अरेंज मैरिज होती है, हमारे शास्त्रों के अनुसार मैरिज होती है, तो उसके अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि एक मैरिज मैचिंग जिसको अष्टकूट मिलान कहते हैं। पहले हम लड़के और लड़की की जन्मपत्री मिलाते हैं। अगर वो दोनों जन्मपत्री, दोनों की कुंडलियां मैच कर रही हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की कसौटी पे दोनों की कुंडलियों को कसा जाता है। अगर वो दोनों कंपेटेबल हैं, दोनों की कुंडली मिल रही है, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार या हमारी ज्योतिष विद्या के अनुसार ऐसे लोगों की शादी कराई जा सकती है जो कि सफल रहेगी। अब किसी ने शादी कर ली, फिर तो लक है, हो सकता है उसने लव मैरिज कर ली बिना बताए, पर हो सकता है कि उसकी कुंडली कुदरती मिल भी रही हो, कुछ पता नहीं है ना इसमें। तो हम बात करेंगे पूरी शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। तो पहला फर्स्ट स्टेप इन मैरिज में क्या है? कुंडली का मिलान, लड़के और लड़कियों का। उसी के साथ कुछ दूसरे फैक्टर भी हम मिलाते हैं। मैरिज मैचिंग का वो पार्ट नहीं है, बट अदर देर आर सम अदर फैक्टर्स विच वी हैव टू कंसीडर व्हेन वी आर मैचिंग द कुंडलीज ऑफ ब्राइड एंड द ग्रूम। वन इज मंगल दोष। आप लोगों ने सुना होगा मंगल दोष के बारे में। अब आजकल कुछ लोग मॉडर्निटी के नाम पे कहते हैं कि ये मंगल दोष तो है ही नहीं, किताबों में लिखा ही नहीं है। अरे भाई, मंगल दोष किताबों में लिखा तो नहीं है, पर साफ साफ ये भी तो लिखा है कि मंगल इस घर में बैठेगा और यहाँ पर दृष्टि डालेगा तो वहाँ का अनिष्ट करेगा, नुकसान करेगा। उसी का एक टेक्निकल नाम लोगों ने मंगल दोष दे दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं है हमारी किताबों में, इट इज वेरी मच देयर। मंगल जहाँ बैठता है, दृष्टि डालता है, वहाँ उस घरों की हानि करता है। उसके आधार पे ये मंगल दोष बना है। अगर ये शादी से संबंधित हाउसेस को या वहाँ के, है ना, देखता है, या शादी के सपोर्टिंग हाउस को देखता है, तो मंगल दोष कहलाता है। ये भी कुंडली के अंदर देखना बहुत आवश्यक है। और फिर काल्प सर्प दोष। काल्प सर्प दोष कई प्रकार के होते हैं, कुछ प्रोफेशन पे इम्पेक्ट डालते हैं, कुछ प्रोजिनी के लिए खराब होते हैं। कुछ काल्प सर्प का कुछ खास कॉम्बिनेशन होते हैं विच आर बैड फॉर मैरिज।
नॉट एवरी कार्ब सर्वदोष इज बैड फॉर मैरिज, ये भी मिसकंसेप्शन है, एकदम जनरलाइज करा हुआ है कि काल सर्वदोष है। तो क्या करते हैं लोग, या तो अधूरा ज्ञान है या लालच की वजह से काल सर्वदोष देखेंगे और बोल देंगे जाओ जाओ भैया उसका काल सर्वदोष कराओ, उज्जैन जाइए, ओके, और काल सर्वदोष कराइए, वहाँ मेरे जानने वाले हैं, वो आपका पूजा पाठ करा देंगे। अरे भाई, सबके लिए काल सर्वदोष में शादी के लिए नुकसान नहीं है, किसी का प्रोफेशन को हार्म करता है, किसी की प्रोजनी को हार्म करता है, किसी के विद्या को हार्म करेगा तो किसी के शादी को। काल सर्पदोष अगर ऐसा है जो शादी को इम्पेक्ट कर रहा है तो उसका उपाय होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इसीलिए हमारी विद्या बदनाम होती है कि कोई चीज पकड़ के लोगों को जितना डरा दो, वो जितना डराओगे उतना ज्यादा वो जेब से पैसा निकालेगा, और वो गलत तरीका है। आप उनको बताइए और पहले बता दीजिए भाई मैं इतने पैसे लेता हूँ, ठीक है, कंसल्टेशन जो है उसको लेना है ले, नहीं लेना है ले, पर उसको डराना नहीं चाहिए, ये मेरा विश्वास है। अगर काल सर्प दोष ऐसा है जो शादी को नुकसान कर रहा है तो उसको जरूर बताइए, अदरवाइज क्यों उसको जबरदस्ती आप हम परेशान करें। कुंडली मिलान हो गया, मंगल दोष नहीं है, बड़ी खुशी की बात है तो आपने क्या है उसका परिहार कर दिया, उसकी रेमेडी कर दी जो मैं आपको बताऊंगा। काल सर्प दोष नहीं है, बड़ी खुशी की बात है तो फिर उसका भी हमने कुछ रेमेडीज बता दी। ये सब करने के बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है कि शादी का मुहूर्त क्या है, शादी किस दिन रखी जाए लड़के और लड़की की। अब आप कहोगे ये तो कर्मकांडी पंडित करेगा, इसमें एस्ट्रोलॉजर क्या काम है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी बहुत गड़बड़ी हो रही है आजकल, ठीक है, क्योंकि पंचांग को देख के अगर आप शादी बताओगे तो वो जो शादी की डेट है वो जेनेरिक होती है कि इस साल में ये दिन है, पर किसी पर्टिकुलर लड़के और पर्टिकुलर लड़की के लिए वो जेनेरिक डेट में से कौन कौन सी डेट शुभ हैं उसके लिए त्रिबल शुद्धि करनी पड़ती है। जैसे जनवरी में अगर 4 डेट आ रही है तो चारों डेट हर लड़के लड़की के लिए अच्छी नहीं है। हो सकता है कि मेष का लड़का और मीन की लड़की हो, उसके लिए जनवरी की वो पर्टिकुलर डेट कुछ अच्छी ना हो, उसके लिए चंद्र कुंडली से हमको मिलान करना पड़ता है, ओके, त्रिबल शुद्धि करनी पड़ती है। हो सकता है जनवरी में मेष और मीन वालों लड़की लड़के के लिए एक भी डेट ना हो तो उसकी शादी फरवरी में होगी। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपनी बहन के, भाई के, बच्चे के या स्वयं की शादी के लिए जब कर्मकांडी पंडित पे जाते हो, क्या वो आपसे चंद्र कुंडली मांगते हैं? क्या वो दोनों की कुंडली मांगते हैं? अगर नहीं मांगते तो आप समझ जाइए कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो आप जिस काम के लिए आए हो वो नहीं बता रहा है, वो अपना स्वार्थ देख रहा है। क्या है, वो देखेंगे भाई जनवरी में मेरी कौन कौन सी डेट भरी हुई है, अच्छा भाई मेरी 26 जनवरी खाली है, उस दिन मेरी कोई बुकिंग नहीं है, 26 जनवरी की डेट दे दी। और 26 जनवरी चाहे मेष और मीन वाले के लिए अच्छा नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग रॉन्ग डूइंग, ओके, ये अच्छे कर्माज नहीं है। आपके पास कोई आया पूछने के लिए मेरी शुभ डेट क्या है तो पूरे प्रोसेस के हिसाब से बताना चाहिए। तो इसलिए आजकल लोग ज्योतिषाचार्य के पास आने लगे हैं कि जिससे वो पूरा पंचांग और उसकी त्रिबल शुद्धि वगैरह करके फिर डेट बताएं कि कौन सी सूटेबल है। तो ये भी मैं आपको ज्योतिष के एंगल से बताऊंगा कि कौन से डेट शुभ होती है, मतलब विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, दिन भी और टाइम भी, ये कैसे निकालें ये बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको। शादी हो गई, उसके बाद क्या है फिर मैरिटल लाइफ कैसी रही, दो शादी तो नहीं होंगी, ठीक है, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा या नहीं रहेगा। फिर आजकल जो टॉपिक है रिलेशनशिप्स का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हो चुका है। आजकल लोग इधर उधर पढ़ने जाते हैं या नौकरी लगती है तो ओवरसीज जाते हैं, तो बाहर की कल्चर पूरी तरह से इंडियंस के ऊपर हावी हो चुकी है, ओके। पहले जो कि चीज़ें आप किताबों में पढ़ चुके हो वो आप अपने परिवार में या अपने अड़ोस पड़ोस में पा सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बन रही है, वो हम पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं पढ़ाते हैं, पर इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्स एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, वो भी आजकल इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इट इज सपोज टू, ये भी एक टैबू मानते हैं कुछ लोग, पर हमारे किताबों में बहुत विस्तार से दिया हुआ है, तो
दैट नॉलेज आल्सो आई विल शेयर विद यू। और ऊपर जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसके लिए क्या क्या हम रेमेडी कर सकते हैं, रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो क्या कर सकते हैं, मैरिज डिले हो रही है तो क्या करा जाए कि लाभ हो, ओके, मंगल दोष का क्या परिहार हो, मैरिज के अंदर मैचिंग में नाड़ी एक भी टैली करते हैं तो नाड़ी का क्या परिहार होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैरिज मैचिंग में जो हमारा मेन पॉइंट रहेगा अष्टकूट मिलान, जो 36 पॉइंट मैचिंग है, इसको 8 फैक्टर्स के ऊपर हम लोग मैच करते हैं और 8 फैक्टर्स के 36 पॉइंट बनते हैं। जैसे आप सुनोगे ना भाई हिस्ट्री का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 100 में से कितने नंबर आए, तो आप ये समझ लीजिए लड़के और लड़की ब्राइड एंड ग्रूप की जो कुंडली मैच करते हैं उसको 36 पॉइंट में से स्कोरिंग होती है। 36 में इफ द पेयर गेट्स 18 और अबव देन वी से कि इनकी कुंडली मैच हो रही है, 18 से कम है तो वी विल से कि कुंडली मैच नहीं हो रही है, ऐसी शादी को मना कर दिया जाता है। ये भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, इसमें भी बहुत धांधलेबाजी तो नहीं बोलूंगा, पर लोग क्या है आजकल सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, देख लिया 18 19 पॉइंट हो रहे हैं एकदम से बोलेंगे शादी कर दो, वो भी गलत है क्योंकि 19 पॉइंट तो मिल रहे हैं पर हमें जो 8 फैक्टर होते हैं हर फैक्टर्स को चेक करना पड़ता है। ओके, दिस इज लाइक, देखिए मान लो आप CBSE का या कहीं के भी पेपर दे रहे हो, वहाँ पे 5 पेपर हैं 100 नंबर के। आप लोग ये बताइए मुझको, अगर कोई स्टूडेंट है एक 5 में से एक पेपर में 95 ले आया और दूसरे में मान लो ले आया 60 और बाकी में वो 6 नंबर लेके आया है तीनों में, तो आप उसको क्या बोलोगे, पास है ये? नहीं, टोटल में पास आ गया पर 3 पेपरों में फेल है। व्हाट विल यू से? यू टेल मी एवरीबॉडी। 5 में से विनय जी 5 में से 3 पेपर में फेल है, एक में 95 आ गए। मैं एक एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, एक एक्सट्रीम केस ले रहा हूँ, उसने किसी का टीप लिया या क्या कर दिया, 95 आ गए। ओके, तो भाई 36 में से 18 पॉइंट आ गए, शादी तो कर दी पर 8 फैक्टर में से पता लगा 5 फैक्टर में तो उसकी वो फेल है, तो वो शादी तो हो जाएगी और इंडिया में तो शादी हो गई तो हो गई, 7 जन्मों का बंधन है, रहते रहेंगे आपस में, पर क्या वो उनका वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा? तो वो भी गलत है। और कई बार क्या होता है 36 पॉइंट से कम पॉइंट होते हैं, 14 पॉइंट आएंगे सॉफ्टवेयर में, कई बार अपना योग्य लड़के और लड़की को लोग छोड़ देते हैं कि भाई 14 पॉइंट आ रहे हैं, जबकि हम जब मैनुअल सीखेंगे इसको हमें पता लगेगा कि बहुत सारे दोष तो कैंसिल हो जाते हैं, दोष है पर उसका कैंसिलेशन भी होते हैं, देर आर सम अदर काउंटर योगास जो उसको कैंसिल कर देते हैं दोष को, ठीक है। या 8 फैक्टर्स में से एक फैक्टर ऐसा होता है अगर वो मैच हो जाए तो फिर सारे दूसरे फैक्टर को भी वो निगेट कर देता है। तो 14 पॉइंट किसी के हैं उनकी भी शादी हो सकती है अगर कैंसिलेशन हो रहा होगा ऑटोमेटिक। तो ये भी हमें प्रोसेस जानना चाहिए और मैनुअली करके लोगों को गाइड करना चाहिए, ना कि आजकल लोग क्या करते हैं अपने आप सॉफ्टवेयर देख ली 19 नंबर आ गए शादी कर ली, फिर कहेंगे यार हमने तो शादी करी थी देख के हमारी चल क्यों नहीं रही अच्छी। ओके, ये सब इस कारण से होता है। अष्टकूट का दोष परिहार ये सब पढ़ेंगे, डिफेक्ट कैंसिलेशन। अष्टकूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नाड़ी इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज्यादा, पहले तो इसको साउथ इंडिया में मानते थे, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा इसको वेटेज नहीं देते थे, पर अब तो सब पूरा ग्लोबल विलेज है, अब तो साउथ नॉर्थ कुछ नहीं होता, अब तो आप दिल्ली में बैठ के डोसा खाओ और मद्रास में बैठ के छोले भटूरे खाओ, सब जगह एक कल्चर हो गई है। ओके, तो नाड़ी क्या है, नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये एक तरीके से आप क्या है आपका डीएनए एनालिसिस है, लड़के और लड़की का डीएनए टैली इसमें करते हैं। जैसे हम लोग गोत्र कहते हैं ना, लाइन लीनियज देखते हैं, उसका वंश देखते हैं कौन से वंश से चले आ रहे हैं, तो ये हेल्थ के बारे में, संतान होएगी उसके बारे में, या एक दूसरे के ऊपर थोड़ा ये नेगेटिव असर डालते हैं पति पत्नी पे, पत्नी पति पर नाड़ी में। ओके, और कई बार जो हेरिडिटरी डिजीज
पास ऑन करने की, इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें, नाड़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी में हम लोग मंगल दोष और काल सर्प दोष के बारे में समझेंगे। इसके बाद ये है त्रिबल शुद्धि और फाइंडिंग ऑस्पिशियस वगैरह, ये सब हम देखेंगे। मैरिज लाइफ के अंदर हम क्या क्या देखेंगे जब शादी हो गई, किसकी जल्दी अर्ली मैरिज है, लेट और डिलेड मैरिज के क्या कारण बनते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जी आई एम 35, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत वरीड होते हैं। तो क्या फैक्टर्स हैं और उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। कई लोगों के रिजेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं शादी में, और इतने रिजेक्शंस होते हैं कि वो फेड अप हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो शादी करते ही नहीं, डरने लगते हैं वो। रिजेक्शन इन मैरिज, ये हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोगों की शादी तय हो जाती है, एंगेजमेंट हो गई। नॉर्थ इंडिया में एक फंक्शन होता है, आपको पता ही है, सगाई कहते हैं, कुछ गोद भराई बहुत कुछ होता है। शादी होने वाली है, 2 दिन बाद पता लगा टूट गई। वो कौन से योग हैं जो शादी टुटवा देते हैं, ये हम समझेंगे। कुछ लोगों की कुंडली में डिनायल होता है, वो शादी करते ही नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है। बहुत से लोग हैं, आप देखोगे रिच एंड फेमस, शादी नहीं करी, ठीक है, जबकि शादी करना चाहें 2 मिनट में कर लें। दे आर सेलिब्रिटीज, दे आर रिच, दे आर फेमस, स्टिल दे डिसाइड चूज टू रिमेन अनमैरिड। क्या कारण होता है, डिनायल ऑफ मैरिज के बारे में पकड़ेंगे। एक वैदिक की इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं, उसको डिविजनल चार्ट कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं षोडश वर्गा, 16 तरह के वर्गा चार्ट हैं। लाइफ के अंदर हर एस्पेक्ट के लिए एक स्पेशल वर्गा चार्ट होता है, एक डिविजनल चार्ट होता है। माता पिता के लिए D12 देखो, संतान के लिए D7 देखो, ओके। शादी के लिए D9 नाम का चार्ट देखा जाता है। ये जो वर्गा चार्ट हैं ये बहुत एसेंशियल है। काफी लोग बिना वर्गा चार्ट के प्रेडिक्शन करते रहते हैं, वो सब जेनेरिक प्रेडिक्शंस होती हैं, उनका कोई यूज नहीं है। अगर आपने किसी को प्रोफेशन के बारे में बता रहे हो और D10 नहीं देख रहे हो, तो देन यू आर डूइंग अनजस्टिस, है ना। और आप ज्योतिष में आप क्या कर रहे हो, अपना टाइम पास कर रहे हो। मैं तो ये बोलूंगा, आई मे बी आई मे बी साउंडिंग ब्लंट, बट इफ अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर इज नॉट यूजिंग षोडश वर्गास, then he is wasting his time as well as his client time, okay। तो D9 बहुत एसेंशियल है। हैप्पी और हार्मोनियस लाइफ किसकी रहेगी। कुछ लोगों की मैरिज कैसे पता लग जाए, मैरिज हैप्पी रहेगी या नहीं रहेगी। ये लोग, वो भी बहुत लोग पूछते हैं जिनकी एक शादी अनसक्सेसफुल हो गई, देन दे कम एंड आस्क कि सर मेरी एक शादी पहली हुई थी, इट वाज वेरी डिसऑर्ड मैरिज, शुड आई गो फॉर सेकंड मैरिज और नॉट। तो मुझे बताइए कि मेरी दूसरी शादी सफल रहेगी या नहीं रहेगी। या किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा लोगों की होती रहती है, तो वो शादी से पहले जानना चाहते हैं, क्वारलसम पार्टनर मिलेगा, एब्यूसिव पार्टनर मिलेगा, फिजिकली पीटने वाला, हाथ उठाने वाला, ये सब हम पहले ही समझ सकते हैं। लव मैरिज के बारे में समझेंगे, डाइवोर्स और सेपरेशन, ये लोग हम समझेंगे मैरिटल लाइफ के अंदर। देन री मैरिज, मल्टीपल मैरिज, कुछ लोगों की 2 शादी होती हैं, कईयों की तो 2 से भी ज़्यादा होती रहती हैं। दूसरी शादी सफल होगी या नहीं। कुछ लोगों की डाइवोर्सी विडोड से शादी होती है। इंटरकास्ट मैरिज, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं दैट वी विल डिस्कस इन मैरिटल लाइफ, ओके। ये रिलेशनशिप के बारे में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला सब्जेक्ट है, पर वी नीड टू नोट, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स के या न्यू एज या जेन एक्स या जेन वाई समझो, जो भी बोलो, आजकल के लोगों की जो क्वेरीज आती हैं वो कि मेरा जो अफेयर है वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, फेलियर रहेगा। कुछ लोग पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे जाएगा, दे फील इनसिक्योर, ओके। दे वांट टू चेक कि द पर्सन आई एम हैविंग अफेयर विद, will he or she ditch me, okay। they want to know beforehand, sometimes people feel so insecure, okay। तो पूछते हैं, तो हम बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के द्वारा।
फिर ये भी पूछेंगे कि हमारी शादी उसके साथ होगी, विल ही और शी मैरी मी और नॉट। ओके, अब ये चीज है, कुछ चीजें वैदिक में बड़ी प्रबल तरीके से दी हुई हैं, कुछ केपी में दी हुई हैं। तो मैंने क्या किया है, इन चीजों का फ्यूजन करके, बिकॉज है तो दोनों ज्योतिषी। ओके, तो विल ही और शी मैरी मी, तो दिस क्वेश्चन वी कैन वेरी ब्यूटीफुली आंसर इन केपी वैदिक, क्योंकि 2000 साल पुरानी साइंस है। तो जब तो माता पिता की मर्जी से शादी होती थी, तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, उस टाइम ऋषि मुनि के दिमाग में ना आए हों या जो भी है। तो ये चीजें भी हम पढ़ेंगे ओवरऑल, क्योंकि दे आर मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ न्यू जनरेशन। विल माई एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कम बैक इन माई लाइफ, ये भी क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है। ओके, so that's why I'm saying this workshop is unique because you will be able to answer almost all the question। okay, जो आजकल पूछे जाते हैं। तो लोग पूछते हैं कि मेरा जो फ्रेंड है वो नाउ बिकॉज ऑफ सम रीजन, अब वो किसी और के साथ उसने अपना अफेयर बना लिया है या किसी और के साथ शादी के लिए चला जा रहा है, विल ही और शी कम बैक इन माई लाइफ अगेन। ठीक है ना, कुछ कुछ लोग पार्टनर छोड़ के चला जाता है, उसके बाद भी इस आशा में रहते हैं कि वो वापस आएगा, तो ये लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कंसल्ट करते हैं। 4-5 प्रपोजल हैं, उसमें से मेरी शादी किसके साथ होगी, दिस इज दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन विच इज क्वाइट ऑफन आस्क्ड। पर ये वैदिक में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा इसके बारे में डिटेल, बट आई विल टेल यू, है ना, बिकॉज ऑफ माई रिसर्च एंड समथिंग विच आई हैव फाउंड इन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी विच इज लाइक केपी एस्ट्रोलॉजी। ओके, इज माई फैंसी वर्जिन, अब ये अनएथिकल क्वेश्चन हो सकता है, बट समटाइम पीपल आस्क। लिव इन रिलेशनशिप्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं, नहीं तो ये जानना चाहते हैं कि अपने अपने पार्टनर की या जिसके साथ भी उनकी फ्रेंडशिप है उसकी पत्री लेके आ जाते हैं, बोलते हैं ये मुझे शक है कि ये बाहर है, ये किसी के साथ लिव इन में नहीं है, तो मुझे बताइए। ये भी हम चेक कर सकते हैं। वन नाइट स्टैंड्स, ओरिएंटेशन, आजकल इसकी वजह से भी बहुत सी शादियां टूटती हैं। ओरिएंटेशन इज नॉट नॉर्मल if the person is gay or lesbian। okay, illicit multiple relation, extramarital elopement, these all things we will discuss, okay, in detail। सेक्स एस्ट्रोलॉजी ये टॉपिक जब मैं डिस्कस करूंगा, इसका कंटेंट मैं जब भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, अभी आई एम स्किपिंग इट। डिले इन ऑब्स्टेकल इन मैरिज, मांगलिक दोष, ये सारी रेमेडीज होंगी जो हम समझेंगे कि डिले और ऑब्स्टेकल के लिए क्या हम कर सकते हैं, मांगलिक दोष है, कालसर्प दोष के लिए क्या कर सकते हैं, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड मतलब डिस्टर्ब्ड मैरिज के लिए को ठीक करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है पार्टनर का, द हस्बैंड इज सीइंग सम अदर वुमेन। ओके, तो समटाइम फीमेल से कि मैं उसको वापस लाना चाहती हूँ इन माई लाइफ, वो वहाँ जाते हैं, उसका अट्रैक्शन। तो इस तरह की भी कुछ रेमेडीज है जो कि हम कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो ये सब हम समझेंगे। ओके, तो ये सब कोर्स कंटेंट के बारे में था, इसके बारे में मैंने आपको बताया जिससे कि आपको एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए कि व्हाट वी ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 9 days। ओके, इसके अलावा जब मैचिंग हम करते हैं हॉरोस्कोप की, तो एक तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया अष्टकूट मिलान, 8 फैक्टर्स हैं उसके ऊपर आपने कुंडली मिला दी। पर अगर उसके साथ साथ हम और भी चीज देख लें जो कि उस 8 फैक्टर्स में कवर्ड नहीं है, जैसे कि लड़के में कोई चारित्रिक दोष तो नहीं है, लड़का या लड़की जो भी पार्टनर है जिससे शादी होने वाली है, ओके, कोई उसमें चारित्रिक दोष तो नहीं है, या उसके अंदर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिज, उसकी इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप में मैरिज क्या कह रही है। हो सकता है कि उसकी शादी के गुण तो मिल रहे हो, पर लड़के की कुंडली में हो सकता है मल्टीपल विवाह के योग हो। ओके, तो इसको मैं कहता हूँ कुंडली मैचिंग बियॉन्ड अष्टकूट मिलान। ओके, दिस इज आल्सो वेरी एसेंशियल। तो मैं जब लोगों की कुंडली मिलान करता हूँ तो मैं ये भी देख लेता हूँ भाई दोनों के गुण स्वभाव तो मिल रहे हैं,
पर उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर, उसकी वजह से भी तो शादी डिस्टर्ब होती है, तो उसको भी हमें कुंडली के माध्यम से चेक कर लेना चाहिए। ओके, संतान योग है या नहीं पार्टनर में, तो बहुत कुछ हम चेक कर सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको, जो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो इसका रहेगा हॉरोस्कोप मैचिंग का। हॉरोस्कोप मैचिंग या कुंडली मैचिंग या मैरिज मैचिंग, इसका जो कंपोनेंट है, टूल है, वो है अष्टकूट मिलान। अच्छा, मैं जो आपको बता रहा हूँ सब लोग समझ रहे हैं अभी तक कोर्स के बारे में तो मैंने बताया, इसके बारे में किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना पहला टॉपिक, विच इज मैरिज मैचिंग। ओके, मैरिज, समझ आ रहा है। हाँ गुड। मैरिज मैचिंग जरूरी क्यों है? सब लोग कहते हैं अरे ये तो मिथ है, ये है वो है, जो लोग मॉडर्निटी के नाम पे कुछ भी बोल सकते हैं, पर ये सब इट इज ऑल साइंटिफिक। ओके, शादी क्यों टूटती है? उनको अगर पहले ही दोनों की कुंडली में देख लिया जाए और मैच कर ले, तो फिर शादी टूटने की संभावना कम हो जाएगी ना। शादी का मतलब ये थोड़ी है कि शादी कर दी और वो दोनों टेंशन में जी रहे हैं। दोनों की शादी हो गई है, पर उनके गुण धर्म स्वभाव ये सब आपस में अगर मिल जाए ना, तो फिर वो घर स्वर्ग की तरह रहेगा। और दोनों के वो मिल ही नहीं रही, तो वो तो नर्क क्या है, वो तो घर नर्क की तरह रहेगा ना। तो क्या क्या चेक होता है? मेंटल कंपेटिबिलिटी बिटवीन बॉय एंड गर्ल। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जो 8 फैक्टर्स हैं, हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि भाई इनका मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर सामान्य है या नहीं। अगर बौद्धिक स्तर पे दोनों सामान्य हैं, जब भी तो दोनों संवाद कर पाएंगे, यस और नो। ओके, तो ये जानना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअली कंपेटेबल है या नहीं, आध्यात्मिक रूप से दोनों कंपेटेबल है या नहीं, वो भी एक जरूरी है। फिर दोनों के बीच में फिजिकल कंपेटेबिलिटी है या नहीं, दोनों की डिमांड नीड समान है या नहीं, वो भी एक डाइवोर्स का कारण बन सकती है। दोनों इमोशनली कंपेटेबल है या नहीं। ओके, तो ये चारों फैक्टर की कसौटी पे हम जो है उसको कुंडली को कसते हैं। और पांचवा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्या है? नाड़ी। नाड़ी के अंदर हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये एक तरह से डीएनए, संतान के लिए कैसा रहेगा, पति पत्नी एक दूसरे के लिए कैसे रहेंगे। ओके, सारा का सारा इसके अंदर हम इसको चेक कर सकते हैं। बीमारी के बारे में चेक कर सकते हैं आने वाली पीढ़ी की। तो डीएनए इज सो इम्पोर्टेंट। ऑल दीज फैक्टर्स वी चेक थ्रू कुंडली मैचिंग। इसको इसको संस्कृत में हम कहते हैं अष्टकूट मिलान। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हमारा कुंडली मैचिंग है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, कुंडली मिलान, गुण मिलान, हॉरोस्कोप मैचिंग, लग्न मिलापक, कुछ लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर जो मुख्य नाम है इसका नाम है अष्टकूट मिलान। ओके, और भी फैक्टर हम चेक करते हैं कुंडली मैचिंग में। मांगलिक दोष भी देखते हैं, नवमान चार्ट भी देखते हैं, और कुछ चीजें जो मैंने बताई कि बियॉन्ड अष्टकूट, वो सब भी देखते हैं। बट द एसेंशियल पार्ट इज अष्टकूट गुण मिलान। ओके, अष्टकूट का क्या मतलब रहा? अष्ट का मतलब है 8 हिंदी में, या इन इंग्लिश वी विल वी से 8। और कूट का मतलब है फैक्टर्स, 8 वाइटल फैक्टर्स ऑन विच द हॉरोस्कोप ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम आर मैच्ड। ओके, उन 8 फैक्टर्स की कसौटी पर वो खरे उतर रहे या नहीं। ओके, और ये जो 8 फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर्स के कुछ पॉइंट मिलते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है, आप कोई क्वेश्चन पेपर करने जाते हो
ऐसा होता है ना कि पहला क्वेश्चन 2 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है, और एक बहुत टफ क्वेश्चन आ गया वो 10 नंबर का है। आप लोगों को पता है ऐसा ही होता है ना, यही होता है ना एग्जाम के अंदर। कुछ क्वेश्चन 2 के नंबर के हैं, कुछ 5 नंबर के। क्यों वंशिका, ठीक है? हाँ सर। ऐसे ही ये जिंदगी के इम्तिहान में जो हमारा ये लड़के और लड़की की कुंडली है, उसमें भी 8 फैक्टर्स के अलग अलग यस सर। अलग अलग नंबर्स हैं, उनकी उनके इम्पोर्टेंस के आधार पर। तो 8 फैक्टर से जो नंबर निकल के आते हैं, टोटल 36 नंबर आते हैं। मतलब दोनों की कुंडली के मिलान से 36 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं, आउट ऑफ विच वन इज द पेयर इज सपोज टू गेट एट लीस्ट 18%। मतलब पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितने हो गए कुंडली मैचिंग में, बताइए? 18। नहीं, कितने परसेंट हुए वंशिका? सीमा जी कितने परसेंट पास होंगे? 50%, बिल्कुल ठीक बोला भैया। 36 में से 18 पे पास हो रहे हो तो टफ एग्जाम है। 33-40% नहीं, 50% पे पास हो रहे हैं। ओके, तो ये 8 फैक्टर्स कौन है, बस इनसे मैं और आज आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ओके, हम अभी अपने को म्यूट कर लीजिए सब लोग। सीमा म्यूट कर लो, मीनू जी। अभी हम अष्टकूट की बात कर रहे हैं, 8 फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। वो कौन से हैं 8 फैक्टर्स हैं? 8 फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर कहलाता है वर्ण के हिसाब से। ओके, वर्ण जो है ये दिखाता है कि दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कंपेटिबिलिटी कितनी है, दोनों की ईगो ईगो आपस में कंपेटेबल है या नहीं। ओके, तो ये हम चेक करते हैं। इसको इसको निकालने का तरीका है कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम लोग चंद्रमा जिस राशि में बैठा है, चंद्र राशि को हम वर्ण में डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वो वाली वर्ण व्यवस्था नहीं है जो कि कर्मों के आधार पर है, या आजकल लोगों ने जन्म के आधार पर बना दिया है, जो कि गलत है। कर्मों के आधार पे वर्ण व्यवस्था नहीं है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये राशियों के हिसाब से है। कुछ राशियां ब्राह्मण कहलाती हैं, कुछ राशियां शूद्र कहलाती हैं, कुछ वैश्य और क्षत्रिय। तो राशि के हिसाब से लड़का और लड़की की कौन सी राशि है, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि लड़का कौन से वर्ण से है, लड़की कौन से वर्ण से है। वो जो वर्ण है आपस में, क्या वो एक दूसरे से कंपेटिबल हैं ईगो वाइज, क्या वो स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका जो नंबर मिलते हैं, 1 नंबर। ठीक है, तो 8 फैक्टर मतलब 8 क्वेश्चन हो गए। वर्ण के ऊपर जो कसौटी पे हम कसेंगे, तो 36 में से वर्ण के नाम पे हमने कितने नंबर दिए? 1। तो अगर दोनों का वर्ण मिल रहा है तो कितने नंबर मिल सकते हैं मैक्सिमम? कितना नंबर मिलेंगे? 1। एक ही नंबर मिलेगा अगर दोनों। जैसे हम हिस्ट्री का या कोई पेपर देने जा रहे हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, पहला क्वेश्चन पहला 1 नंबर। ओके, तो वर्ण में द पेयर विल गेट ओनली 1 मार्क इफ देयर वर्नाज आर कंपेटेबल। दूसरे नंबर पे आता है वैश्य। वैश्य भी ये कर्मों के आधार वाला वैश्य नहीं है, जिसको बनिया भी कहते हैं वैश्य, बिजनेस बिजनेस कम्युनिटी, वो वाला वैश्य नहीं है। ये भी एस्ट्रोलॉजिकल। वैश्य के अंदर ये देखा जाता है कि लड़के और लड़की में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, हु विल डोमिनेट हुम, या साधारण भाषा में समझो कि किसकी चलेगी घर पे, है ना? घर पे किसकी चलेगी, किसका डोमिनेंस रहेगा? पत्नी का डोमिनेंस रहेगा, पति का डोमिनेंस रहेगा। और इसको ऐसे भी बोलते हैं कि हु विल कंट्रोल हुम, हु विल इन्फ्लुएंस हुम। पुराने टाइम पे ये देखा जाता था, क्योंकि पहले टाइम पर जो युवतियां हैं, स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो इतनी
एजुकेटेड या शैक्षिक रूप से इतनी सामर्थ्यवान नहीं होती भी थी। हमारे शास्त्रों में एक से एक महिलाओं के बारे में वर्णन है जिन्होंने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त करी थी। ओके, पर जनरल रूप से हम बोलें तो लड़कों पे शिक्षा का भार रहता था और घर चलाने का, और युवतियों पे जो रहता था वो घर संभालने का, और घर संभालने से रिलेटेड जो विद्याएं उनको सीखने में रहता था। तो उसकी वजह से क्या है, स्त्रियों की डिपेंडेंसी पुरुषों पर रहती थी, पहले पिता पर और फिर अपने पति के ऊपर। ओके, तो ऐसे केस में शादी चलाने के लिए देखा जाता था कि लड़के की डोमिनेंस लड़की पे होनी चाहिए, या लड़के की ज्यादा चलनी चाहिए, या लड़की आज्ञा माने और लड़का आज्ञा दे। इस तरह का कुछ फैक्टर था जिसको हम कहते हैं, उसको हम वैश्य कहते थे। तो लड़के की चलेगी या नहीं ये देखने के लिए वैश्य को 2 पॉइंट देते थे। पर आज के टाइम में इसको हम दूसरी नजर से देखेंगे। आज के टाइम पे ये नहीं हम बोलेंगे कि लड़के की ही चले, और ये भी नहीं बोलेंगे कि बस सब लड़की की चले, जिसका पॉइंट सही है उसका चले, बराबर दोनों को बराबरी। तो वैश्य पॉइंट को हम आज के टाइम पे देखेंगे कि घर के अंदर दोनों एक दूसरे को प्रभावित करें, दोनों की इच्छाएं घर के अंदर चलें, उसके लिए हम वैश्य को मिलाते हैं। और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों के अंदर ये 8 फैक्टर्स की कसौटी पे कसा जाता है। और वो क्या है, राशियों को जानवरों के अकॉर्डिंग मैपिंग करी जाती है। तो कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता लग गया कि ये राशि इस जानवर से मैप हो रही है, तो दोनों जानवर देखते ही आप समझ जाओगे इन दोनों जानवरों का तो बैर है। तो यू डोंट हैव टू रिमेम्बर कि इस राशि का इससे मुझे निकालना है। तो राशियों को कुछ ग्रुप्स में वर्गीकृत किया जाता था, मतलब जो साइंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, एंड दे आर नेम्ड आफ्टर एनिमल्स, लाइक वन ग्रुप इज कॉल्ड मानव या नर, ह्यूमन बीइंग। अनदर ग्रुप इज नेम्ड वंचर, मतलब वाइल्ड एनिमल्स। थर्ड इज चतुष्पद, मतलब 4 पैरों वाला जानवर। अनदर ग्रुप इज कॉल्ड जलचर, जो सी एनिमल है। एंड अनदर ग्रुप इज कॉल्ड कीट। तो लड़के की कुंडली में कौन से वैश्य में पड़ रही है, मतलब नर है या वंचर है। वधू की कुंडली में जो राशि है वो वंचर है, चतुष्पद है, कीट है। वो दोनों आपस में अगर कंपेटेबल है तो पूरे 2 पॉइंट मिलते हैं। लड़का कंपेटेबल है लड़की नहीं है तो 1 पॉइंट, लड़की कंपेटेबल है लड़का नहीं है तो भी 1 पॉइंट, दोनों कंपेटेबल हैं 2। इसकी डिटेलिंग मैं कल बताऊंगा। अभी आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल विद 8 फैक्टर्स, 8 कूट्स ऑफ अष्टकूट मिलान। ओके, तो वैश्य में कितने मैक्सिमम पॉइंट देंगे हम लोग? 2 देंगे ना? वैश्य में 2। एक्सीलेंट। इसको मिलाना कैसे है ये हम डिटेल इसकी कल पढ़ेंगे, बहुत डिटेलिंग। ओके, उसके बाद तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तारा। तारा बल के बारे में आप लोगों ने सुना है, जो वैदिक पढ़े हुए हैं वो सब जानते होंगे। तारा बल 2 5 7 नंबर का तारा, आप बताया आपको 2 5 7 तारा, ठीक है। ये 3 5 7 तारा, ये जो तारा है, ये मनुष्य की जिंदगी में भी जिस टाइम मनुष्य पैदा होता है उसके तारा बल के हिसाब से कुछ प्लैनेट्स आते हैं जो उसको अपनी दशा अंतर्दशा में परेशान करते हैं। ओके, तो इस तारा के अंदर हम क्या करते हैं, लड़के और लड़की मतलब वर और वधू की चंद्र कुंडली राशि चेक करते हैं। वो राशि जब वो वर और वधू पैदा हुए थे उस टाइम पे चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, वो नक्षत्र एक दूसरे से कौन से नंबर पर हैं, उसके द्वारा हमें पता पड़ता था कि ये वर के लिए वधू शुभ है या नहीं, और वधू के लिए वर शुभ है या नहीं। दोनों एक दूसरे के लिए शुभ हैं तो 3 नंबर मिलते हैं। वर वधू के लिए शुभ है 1.5, क्या वधू भी वर के लिए शुभ है? नहीं, 1.5।
वधू वर के लिए शुभ है पर वर वधू के लिए शुभ नहीं है, तो अभी 1.5 पॉइंट मिलेगा। दोनों एक दूसरे के लिए शुभ है तो 3 पॉइंट। वो कौन सी पोजीशंस हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, वो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, दोनों की नक्षत्र की रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे से क्या है, कौन सी पोजीशंस अच्छी होती हैं और कौन सी विशेष 3 पोजीशंस हैं जो खराब है, जिसके होने से नंबर 0 हो जाता है, जिससे हमें पता लगेगा कि लड़का लड़की के लिए शुभ है, लड़की लड़के के लिए शुभ है, या दोनों एक दूसरे के लिए शुभ है, या दोनों ही एक दूसरे के लिए अशुभ हैं। दोनों एक दूसरे के लिए शुभ हैं तो 3 पॉइंट देते हैं। लड़का लड़की में से कोई एक ही एक दूसरे के लिए शुभ है तो 1.5 मिलता है, और दोनों ही एक दूसरे के लिए अशुभ हैं तो कितने पॉइंट दोगे भाई? 0 सर। 0 अंडा, 0 अंडा। तो मैक्सिमम पॉइंट कितने मिलेंगे अगर तारा बल उनका दोनों का टैली कर रहा है? 3 पॉइंट। ओके, तो वर्ण में हमने 1 पॉइंट दिया, वैश्य में हमने 2 पॉइंट दिए, और तारा दीन में हमने 3 पॉइंट दिए। देन कम्स द योनि। ओके, इसके नाम से हमको पता लगता है कि उनकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी है या नहीं, उनकी सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी है या नहीं। ओके, इनके बीच में म्यूचुअली लव रिलेशनशिप अच्छी रहेगी या नहीं। ओके, दोनों ही एग्रेसिव हैं या पैसिव हैं व्हेन दे मेक फिजिकल रिलेशन। ओके, तो ये भी हमको कंपेटिबिलिटी हमको पता पड़ती है योनि से। इसके अंदर भी जो राशि है इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इनको भी जान क्लासिफिकेशन करते हैं, और हर क्लासिफिकेशन में हम किसी एनिमल के साथ उसकी मैपिंग होती है। उस एनिमल की मैपिंग से ही हमको पता लग जाता है कि दे बोथ आर फिजिकली सेक्सुअली कंपेटेबल और हैं या नहीं है। हमको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। द सिस्टम इज डिजाइन सो ब्यूटीफुली, यू कैन अप्रिशिएट। ओके, तो 14 तरह के एनिमल्स हैं जिसके हिसाब से हम वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं राशिज को। दे आर कॉल्ड हॉर्स, एलिफेंट, शीप, स्नेक, डॉग, कैट, रैट, काऊ, बुफेलो, टाइगर, हेयर जिसको डियर भी कहते हैं, मंकी, लॉयन एंड मंगूज। मोंगूज। ओके, मोंगूज मतलब नेवला। ओके, तो वधु की वधु की योनि क्या है, लड़के की योनि क्या है? आर दे बोथ कंपेटेबल? इफ दे आर कंपेटेबल दे विल गेट 4 मार्क्स, इफ दे आर नॉट टेलिंग देन दे विल गेट 0 मार्क। तो आप देखोगे इसको 4 नंबर दिए जा रहे हैं, तो इट इज ए इम्पोर्टेंट फैक्टर। ओके, बिकॉज अगर उनकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है संबंध विच्छेद का, या जिसको कहते हैं डाइवोर्स का। ओके, उसके बाद हमारा आता है 5वें नंबर पे ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री में देखते हैं हम मैक्सिमम 5 पॉइंट मिल जाते हैं। ये सीधा साधा ये देखा जाता है कि दोनों की जो राशियां हैं, मतलब दोनों की राशियों में चंद्रमा जिस राशि में है, क्या वो आपस में मित्र हैं? अगर वो आपस में मित्र है तो पूरे 5 पॉइंट मिलते हैं। पर ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी की कुंडली में ग्रह मैत्री हो गया, तो मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे दोष कैंसिल हो जाते हैं, दोष परिहार कहते हैं। तो अगर ग्रह मैत्री है तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके नलीफाई हो जाते हैं। जैसे किसी का वर्ण में 0 है, वैश्य में 0 है, पर उसकी ग्रह मैत्री मिल गई, उसका योनि में 0 है और ग्रह मैत्री मिल गई, मतलब दोनों की राशियां आपस में परम मित्र हैं या मित्र हैं, और एक होता है परम मित्र मतलब बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आपको पता है अगर 2 लोगों में दोस्ती है तो फिर हम कहते हैं ना भाई इसके 100 खून माफ है, यस और नो? यस। भाई सीमा जी, अगर कहते हैं ना भाई ये मेरा दोस्त है भाई इसके 100 खून माफ है, ठीक है, तो आपका अगर दोस्त है तो आप उसकी 100 गलतियों को इग्नोर कर देते हो, यस और नो?
अगर आपका कोई अच्छा मित्र है तो बहुत सारी चीजें आप इग्नोर कर देते हो ना, आपको पता है इसकी ये गंदी आदत है, पर ठीक है, यू हैव टू लिव विद दैट, यू चूज टू लिव विद दैट, ओके, ठीक है। तो अगर ग्रह मैत्री है और दोनों की फिजिकल कंपेटिबिलिटी नहीं है, ग्रह मैत्री है पर दोनों के वर्ण नहीं मिलते, दोनों के वैश्य नहीं मिलते, ग्रह मैत्री है, तो बंदा कहेगा ना चलो ये ठीक है, मैत्री का मतलब क्या हुआ, वो सोचेगा चलो फ्रेंड है, चलो ठीक है, बहुत बिजी रहता है या रहती है, घर के लिए करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो वो उसके लिए फिजिकल रिलेशनशिप को वो थोड़ा सा ओवर रूल कर देगा, या ऐसा नो समटाइम। अगर ग्रह मैत्री है तो व्हाट ही और शी विल थिंक कि ही और शी वर्क सो हार्ड, इतना पैसा कमा रहे हैं, नेम और फेम है, तो वो उनके लिए ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, यस और नो। यस और अगर ग्रह मैत्री भी ना हो तो फिर हर फैक्टर जो है नेगेटिव बन के उभरता है, यस और नो। बिल्कुल यस फिर तो छोटी छोटी बातें, यस सर। फिर तो संजीव जी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर ग्रह मैत्री नहीं है फिर तो छोटी छोटी बातों पे भी झगड़ा हो जाएगा। हाँ जी और ग्रह मैत्री है तो 100 खून माफ है, यस और नो। बिल्कुल सही। तो ये ग्रह मैत्री को इसलिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस दी गई है अष्टकूट मिलान के अंदर, कि दोनों की राशियां अगर परम मित्र हैं तो वो बहुत चीजों को रिवर्स तो नहीं होंगी, बट व्हाट ही और शी विल डू, लेट गो वाला एटीट्यूड हो जाएगा, उसके लिए वो सेकेंडरी करके ही और शी विल कंप्रोमाइज, यू गेटिंग मी। यस तो इसको दोष कैंसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितने पॉइंट मिलेंगे संजीव जी, अपने को ऑफ कर लीजिए। 5 सर 5 पॉइंट मैक्सिमम 5 मिलेंगे, तो कितने पॉइंट बन गए अपने अब तक टोटल, कितने पॉइंट मिल गए, 5 क्वेश्चन के कितने नंबर हो गए सर 15 15। 5 4 9 3 12 12 2 14 और 1 15 पॉइंट हुए जी यस सर। सर। तो 5 फैक्टर्स में तो कुल 15 ही नंबर बचे, 15 ही नंबर एलोकेट हुए। अभी तो 21 नंबर का पेपर बचा हुआ है, यस सर। और 21 नंबर के पेपर में 3 क्वेश्चन है। तो अब आप ये समझ लो ये वो वाले क्वेश्चन आ गए, कौन से क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10-10 नंबर वाले Important यस questions. सर। लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आ गए अब, यस यस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है गण, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने अपनी कुंडली छाप छाप रखी है किसी ने, जो पहले हिंदी की जन्म पत्रियां आती थी, आपने देखा होगा गण लिखा होगा आपकी कुंडली में, यस सर। गण यस के आगे राक्षस है, मानव है या यस सर। देवता है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मानव है, राक्षस है या देव है। सर मानव है मेरे को, मानव। राक्षस कौन है, राक्षस सर मेरा भाई। देखिए कोई भी बुरा नहीं है, मतलब राक्षस के नाम से ये मत सोचो बुरा हो गया। तो मानव, मानव भी है और देवता भी है। देवता कौन है भाई, सर मेरी राक्षस है। आप भी राक्षस हो, ठीक है। और देवता, हमारे ग्रुप में एक भी देवता नहीं है, सारे राक्षस आ गए क्या। सर मानव है मेरी। आप भी मानव हो। तो देखो ये गण है, अब कोई राक्षस होने से राक्षस नहीं हो गया और देवता होने से देवता नहीं हो गया, पर क्या है उनमें उनके गुण धर्म आ गए। सर मेरी देवता है। आपकी तो देवता होगा, आपका तो आचरण देख के मैं पहले समझ चुका था, जिस हिसाब से आप चैरिटी करते हो समाज के लिए, ठीक है। तो देखिए देखिए उन्होंने देवता बताया, और मैंने आपको पहले बताया था कि शी डज चैरिटी एंड शी, है ना, विदाउट टेकिंग एनी मनी शी इज हेल्पिंग लॉट्स ऑफ पीपल, ओके। तो ये सब देवता के गुण उनका अपने अंदर ही आ गए। तो आपने अभी एक लाइव एग्जाम्पल अपने आप ही देख लिया। तो अगर दोनों के गण एक से है तो 6 पॉइंट मिलते हैं, नहीं है तो 0। बस इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा कल आपको, बट गण इज सो इम्पोर्टेंट। पता लगा पतिदेव राक्षस है और पत्नी पत्नी देव है, तो कितने पॉइंट दोगे, 0। 0 अंडा सीधा, 0 या 6। ये क्वेश्चन ऐसा है कि भैया 6 ले लो या 0 ले लो, ठीक है। डिटेल हम कल पढ़ेंगे इसकी, कि कैसे पता लगे कि ये देवता है और कैसे पता लगे ये मानव है
और कैसे पता लगे कि वधु या वर जो है राक्षस गण वाला है, ये हमको पता कैसे लगा? आपकी पत्री में लिखा तो हुआ है राक्षस, पर वो राक्षस आया कहाँ से निकल के, ये हम कल समझेंगे। 7वां नंबर है भकूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी से लगा सकते हो कि मुझे देख पा रहे हो आप लोग? जी सर, अभी आ रही है। यस सर। ये पता नहीं कैसे ट्रिप हो गई, समझ में नहीं आया। मेरा ट्रिप होता नहीं है, वाईफाई पे रहता, वैसे उस पे है पावर बैकअप पे। प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा होगा, मेरा दिख रहा है? नहीं सर, अभी तो आप ही दिख रहा है। यस सर, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा। चलिए चलिए, मैं दोबारा लोड करना पड़ेगा, एक सेकंड दीजिए। आई एम सरप्राइज कि ये ट्रिप कैसे हो गया। ओके, एनीवे अभी दिख रहा है? सर जी सर। यस सर, अब दिख रहा है। ओके ओके। देखिए, भकूट की बात कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भकूट से हमें ये पता पड़ता है कि वर और वधु में से कौन किसके लिए भाग्यशाली है, रुपए पैसे के हिसाब से भी, और जीवन के हर कार्य के प्रति। अगर वर वधु के लिए आर्थिक रूप से समृद्धि लाने वाला है या नहीं, और हर कार्य के अंदर वो उसके लिए भाग्यशाली साबित हो रहा है, इसको हम इंडिविजुअल की कुंडली से भी चेक कर सकते हैं कि जो लड़के की शादी जिस भी लड़की से होगी, या लड़की की शादी जिस लड़के के साथ होगी, उस कुंडली में भी, इंडिपेंडेंट कुंडली से भी हम भकूट चेक करते हैं कि इसकी अपने पति या पत्नी के साथ अगर भकूट उसका टैली हो रहा है तो हम कहेंगे पति पत्नी के संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर नेटिव की कुंडली के अंदर भी भकूट दोष होता है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। पर यहाँ पर तो हम सीधे सीधे लड़के और लड़की दोनों की कुंडली लेते हैं, दोनों की राशि चेक करते हैं। वो राशि अगर एक दूसरे के साथ प्रतिकूल भकूट बना रही हैं तो इसमें 0 नंबर मिलता है। अगर लड़का लड़की के लिए शुभ है आर्थिक रूप से, समृद्धि के रूप से, या लड़की लड़के के लिए भकूट ठीक है, तो पूरे 7 पॉइंट मिलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। भकूट अगर मिल गया तो ये भी बहुत सारे दोष दूर कर देता है, ठीक है। और 8वें नंबर पे है हमारा नाड़ी। नाड़ी को तो मैं कहता हूँ अस्कूट मिलान के अंदर होना ही नहीं चाहिए। ये 8 पॉइंट का तो नंबर है, पर अगर अष्टकूट मिलान नहीं मिल रहा तो 36 में से 28 पॉइंट बचे। यू गेटिंग में? तो अगर किसी के 25 पॉइंट भी हैं और अष्टकूट मिलान नहीं मिल रहा तो अभी शादी नहीं होनी चाहिए, मेरे विचार से भी और अधिकतर शास्त्रों के हिसाब से भी। तो अगर किसी का अष्टकूट मिलान नहीं मिल रहा और 36 में से 20 नंबर आके शादी कर दी और नाड़ी का उसका दोष है, ऐसी शादी में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। पति पत्नी की आयु में भी प्रॉब्लम आती है, आगे होने वाली संतान के ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो अष्टकूट मिलान जब इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर है और 36 में से 25 होने के बाद भी मैं कहता हूँ और शास्त्र भी रिकमेंड करते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए, तो मेरे विचार से अष्टकूट मिलान को में नाड़ी होना नहीं चाहिए। नाड़ी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट फैक्टर होना चाहिए, दोनों को सेपरेट मैच करना चाहिए। इफ बोथ आर मैचिंग सेपरेटली देन ओनली। पर मैं अभी हमें ऐसा है तो होनी कि अभी ऋषि पाराशर जी की तरह मैं अपना शास्त्र लिख दूंगा, तो वी विल हैव टू फॉलो व्हाट अवर शास्त्र सेज। ओके, तो
अभी हम 36 पॉइंट लेके ही चलेंगे, पर एक राइडर के साथ 36 पॉइंट हैं, 18 से ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, पर नाड़ी में अगर 0 पॉइंट है, even then we will not give go ahead to the couple to go for the marriage. okay? तो नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 तरह की नाड़ी होती हैं, आड़ी ये आदि, मध्य और अंत्य। इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे कल। ये नक्षत्रों के हिसाब से पता पड़ता है कि पैदा होते हुए चंद्रमा कौन से नक्षत्र पे था, उसके आधार पे हमको पता लगता है कि इनका नाड़ी कौन सी है। फिर ये अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें फिर वेद भी होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, और नाड़ी का भी परिहार होता है। कुछ नाड़ी दोष ऐसे होते हैं जो पूजा पाठ से हम कर सकते हैं, शादी अलाउ। कुछ नाड़ी दोष ऐसे हैं जो चरण वेद के साथ आते हैं, उसमें पूजा के बाद भी शादी अलाउड नहीं है। अब कोई करे तो करे, उसकी मर्जी है, पर शास्त्रों के हिसाब से अलाउड नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, और मैंने देखा भी है, तो मैं भी मना कर देता हूँ। तो ये हमारी 8 नाड़ी, हमारे अष्टकूट या 8 फैक्टर्स हो गए। ओके, तो अब आपने देखा वर्ण तो ये पूरे 36 पॉइंट का पेपर बन के तैयार हो गया। वर्ण में कितने पॉइंट दिए? 1, वैश्य में 2, तारा में 3, योनि में 4, ग्रह मैत्री में 5, गण में 6, राशि में 7 और नाड़ी में 8। टोटल 36 नंबर। 36 में से 18 आगे से लेस हैं, शादी नॉट रिकमेंडेड। 18 से 24 हैं तो मैरिटल लाइफ विल बी एवरेज और रिश्ता इज एक्सेप्टेड। 24 से अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है, और 32 से 36 पॉइंट मिल रहे हैं तो एक्सेप्शनली गुड। ओके, तो ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और अष्टकूट के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था। स्टूडेंट्स का आपस में इंट्रोडक्शन और अपने बारे में मुझे बताना था, तो ये सब मैंने आज कवर कर लिया है। कल का सेशन 12:30 के स्थान पे 11:30 बजे शुरू होगा। 11:30 से 12:30 में वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ टिप्स दूंगा जो शादी के लिए अनिवार्य हैं। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, या जो बिल्कुल फ्रेशर हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जिनको आता भी है वो भी ज्वाइन कर। एवरीबडी इज फ्री टू ज्वाइन। और जो सिर्फ 9 दिन की वर्कशॉप है, बेसिक नहीं चाहिए, वो 9:30 बजे ज्वाइन करें। ओके, तो अब मुझे बताइए आज का कोई किसी का प्रश्न है? एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, लास्ट में क्या है नहीं समझ में आया। लास्ट में क्या? नहीं, लास्ट क्या होता है? व्हाट इज लास्ट? आपने क्या सुना है? अभी क्या बोले? 9:30 बजे ज्वाइन करने के लिए। 11:30 बजे कल की क्लास 11:30 बजे से होगी। वो लोग जो कि वैदिक में नए हैं, ठीक है, बाकी कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यस सर। सर आपने बोला कि ग्रह मैत्री और ब्रुकुट अगर मिले हुए हैं तो हम मतलब मैच मेकिंग कर सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला है वो कुछ दोषों का परिहार कैंसिलेशन करता है, तो कितने पॉइंट कैंसिल होंगे और कौन कौन से दोष कैंसिल होंगे, ये मैं आपको कल समझाऊंगा। ओके, पर ऐसा नहीं है कि बकूट मिल गया तो शादी कर दो। बकूट मिल गया तो कुछ फैक्टर्स को वो नलीफाई कर देगा। तो कितने पॉइंट कैंसिल होके मिलेंगे वो हम कल समझेंगे। ओके, तो सर नाड़ी के अगर नहीं मिल रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, नाड़ी के नहीं मिल रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। और नाड़ी में भी एक कंडीशन है, अगर चरण भेद हो रहा है, जो कि कल समझाऊंगा मैं। जी सर, मेरे तो सिर्फ नाड़ी के पॉइंट्स नहीं मिले हुए, बाकी सारे 28 है पूरे आपके। ओके, ठीक है, चलिए, वो तो कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब मेरी नाड़ी लाइफ तो ठीक ही है। नहीं तो आपका नाड़ी में बताया ना, नाड़ी में किस लेवल का दोष है। कुछ नाड़ी में नाड़ी दोष हो तो भी शादी हो सकती है, मैंने बताया ना। अच्छा, हाँ, कुछ नाड़ी में नाड़ी दोष हो तो भी शादी कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? सर मुझे नहीं लगता कि 9 दिन में क्लासेस कोर्स खत्म होएगा। अरे वो आप मेरे ऊपर छोड़िए ना इसको। you have to leave it on me. Okay, काफी कोर्स है। अच्छा, अरे जब भी तो 9 दिन का है। अरे 21 दिन में पूरा केपी खत्म हो जाता है एस्ट्रोलॉजी।
ठीक है, लेने को तो मैं शादी के ऊपर 4 महीने भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। हर पे मैं 4-4 5-5 केस स्टडी ले लूंगा। एस्ट्रोलॉजी में तो आपके ऊपर है, कितना ही पढ़ते रहो। ओके। तो सर अगर जैसे नाड़ी नहीं मिलती तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? क्या बोल रहे हो? नाड़ी के? हाँ, ये इसका डिटेल नाड़ी का मीनू कल बताऊंगा पूरा। आज आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि नाड़ी दोष क्यों जरूरी है, कितने पॉइंट होते हैं, पर नाड़ी क्या होती है, कौन से नक्षत्र को कौन सी नाड़ी मिलती है और उसको कैसे मिलान करना है, ये डिटेल हम कल समझेंगे। ओके। ओके सर। सर जो आज हमने पढ़ा इसके नोट्स हमें आज ही मिल जाएंगे? नोट्स आपको 2 बार में मिलेंगे, बीच बीच में एक मिलेगा परसों और एक मिलेगा कोर्स से पहले, 3 बार में मिलेंगे आपको। ठीक है, पर वीडियो आज ही मिल जाएगी। आज की वीडियो तो पब्लिक होगी, पर लिंक भेज दूंगा मैं आपको, तो इट विल गो लाइव। लाइव तो नहीं होगी, पर क्या है, पब्लिक होगी, एनीबडी कैन सी। जनरली पहला सेशन में तो पब्लिक कर देता हूँ यूट्यूब पे, और बीच में से एक सेशन, 1 या 2 सेशन में जनरली पब्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं लिंक भेज दूंगा आज ही आपको। ओके। अब ये बीच में ब्रेक आ गया था ना, तो पता नहीं ये 2 पार्ट में ना हो गई हो, देखूंगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं समाप्त कर दूं आज का कार्यक्रम। सर ये जो 11:30 वाला सेशन है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी साथ में, क्योंकि शायद मैं वो अटेंड ना कर पाऊँ, लेकिन मेरे को चाहिए। देखो, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मुझे फिर 1 घंटे बाद ब्रेक कर दूंगा उसको। क्या आप लोग चाहते हो पूरी रिकॉर्डिंग ले लूं? पूरी? हाँ जी, पूरी 1 गो में कर दूंगा, तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, जो नहीं सुन सकता है ना सुने। ठीक है, थैंक यू। पर अगर कोई भी नहीं आया तो फिर मैं 12:30 ही करूंगा। ओके। नहीं सर आएंगे। सर आएंगे सर, है ना, पता लगा मैं बैठा हूँ, है ना, और आप कोई आया नहीं नहीं। सर आएंगे, रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है, आप आइए कल, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूंगा। ठीक है, तो समाप्त कर रहा हूँ फिर आज का। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।